नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे चैप्टर के विषय में बताऊंगा जो कि एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो है द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ऐसे समीकरण जिनमें चर राशियों पे अधिकतम घात 2 होता है उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 में जो दिया गया है वो भी बताऊंगा कि कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, उसके मूल कैसे होते हैं, प्रकृति उनकी कैसी होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे उनको सॉल्व करना है ताकि समय कम लगे, ये भी बताऊंगा। तो थोड़ा धैर्य बना के पूरे वीडियो को देखिएगा मित्रों, ताकि आपको बहुत अच्छे से द्विघात समीकरण हल करना और उसके विषय में जो भी उसकी प्रॉपर्टी क्वालिटी होती है वो समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये एक फ्रेम होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना हम इसी इक्वेशन से करते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें अधिकतम मूल कितना है, अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, ठीक है। तो ऐसे समीकरण जिनमें अधिकतम घात 2 होंगे उन्हें द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं। मूल अर्थात 0, मूल वो संख्या होती है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, अर्थात सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो x के मान को ही मूल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग 3 कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हैं, एक b एक c। मतलब a अर्थात x² का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 2 है, b अर्थात x का कोफिशिएंट मतलब 5 है, और c जो अचर पद है उसको c कहते हैं। तो c बराबर यहाँ 3 है, ठीक है। अब किसी को ये डाउट होगा कि x² माइनस 25 बराबर 0 ये एक ऐसा समीकरण है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें a b c की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो देखिए यहाँ पे 1x² है, मतलब कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और v की वैल्यू 0x है। तभी क्योंकि 0 से x में गुणा हुआ है इसलिए वो पद हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखेंगे और c की वैल्यू तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि माइनस 25 है, तो माइनस 25 रखेंगे। तो ऐसे समीकरण जिसमें x का गुणांक या y का गुणांक गायब हो या x² का गुणांक गायब हो, तो हम लोग ये मानेंगे x² का गुणांक गायब हो जाएगा तो वो तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो x का गुणांक किसी समीकरण में गायब होता है। तो गायब इसलिए होता है मित्रों क्योंकि उसमें x का गुणांक 0 होगा। तो 0 से किसी संख्या में गुणा करा देंगे तो 0 कर देगा। 0 को प्लस या माइनस में लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वह एक द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण की एक और क्वालिटी ये होती है कि इसमें x के 2 मान हमको मिलेंगे, एक -5 और एक +5। क्योंकि इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो -25 उधर जाके राइट हैंड साइड में +25 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा मतलब कि इसका मान -5 और +5 दोनों होंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे हो सकते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी हो सकती है तथा इन्हें हल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले इनके मूल की प्रकृति जानने के लिए हमें d का मान निकालना होता है। d अर्थात विविक्तकर निकालना होता है, ठीक है। d के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है b² माइनस 4ac। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण में हम a, b और c निकाल सकते हैं। तो a और b और c की सहायता से हम d भी निकाल सकते हैं, जिसे विविक्तकर कहा जाता है, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसी d पे किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निर्भर होते हैं, इसकी प्रकृति निर्भर होती है। जैसा कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा मित्रों, एक तरफ d का मान दिया गया है और दूसरे तरफ मूलों की प्रकृति। मूल अर्थात x के जो मान हमें मिलते हैं उन्हें मूल कहा जाता है, जिसे अल्फा और बीटा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर पहला कंडीशन ये है कि d बड़ा हो 0 से और एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, अर्थात अगर हम किसी समीकरण से b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और वो बड़ा हो 0 से और एक पूर्ण वर्ग हो, तो ऐसे समीकरणों के मूल वास्तविक, समान, असमान और परिमेय होंगे। अर्थात x के जो दोनों मान आएंगे वो परिमेय होंगे, असमान होंगे और वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। फिर अगर d बड़ा हो 0 से लेकिन वह एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक, असमान और अपरिमेय होती है।
फिर d बराबर 0 हो अगर तो वास्तविक और समान होती है मूलों की प्रकृति। इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना संभव नहीं है। कभी कभी मूल परिमेय होते हैं, कभी मूल अपरिमेय भी हो सकते हैं। ठीक है। और d जब छोटा हो 0 से, इस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका मान कोई वास्तविक नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए, किसे काल्पनिक मान कहते हैं, तो -36। देखिए 36 का अगर वर्गमूल हमको ज्ञात करना है तो +6 और -6 दोनों संख्याएं इसकी वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन अगर -36 का मान हमें ज्ञात करना है तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इसका 2 बार गुणा करने पे -36। ये दोस्तों लेते हैं इसमें से एक समीकरण, द्विघात समीकरण, और इसके मूल निकालते हैं कि इसके मूल कितने हो सकते हैं। तो देखिए 3x² धन 9x + 6 दिया गया है। इसको सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करना सीखेंगे। गुणनखंड विधि करने के लिए x² के कोफिशिएंट और एक अचर पद जो होता है इसके गुणनफल के बराबर बीच वाले पद का खंड किया जाता है। अर्थात जो किनारे पे दोनों अचर पद होते हैं, एक 3 है और एक 6 है, जिसे हम a और c के नाम से पहले जान चुके हैं कि a और c कहा जाता है। इनके गुणनफल के बराबर दोनों किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर बीच वाली संख्या का खंड किया जाता है। जोड़ घटा के बीच वाली संख्या है और गुणा करके इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है मित्रों, तो आइए इसको खंड करने के लिए अगर हम 3x और 6x जोड़ेंगे तो ये 9x के बराबर होगा, और 3 और 6 का गुणा 3 × 6 = 18 होगा। x² लाना है तो x और x का गुणा x² होगा। ठीक है। और +6 = 0। इसमें से 2 पदों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा 3x, और यहाँ बचेगा x प्लस, और 3x बाहर निकल आया तो बचा वहां पे 1 प्लस, इसमें 6 कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, x प्लस ये भी हो जाएगा 1 = 0। अब देखिए 2 पद जो हमें दिख रहे हैं, पहला पद ये है और दूसरा पद ये। ठीक। अब इन दोनों पदों में x + 1 x + 1 दोनों पदों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इस पद में 3x बचेगा और दूसरे पद में 6 बचेगा बराबर 0। फिर अगर हमको x का मान निकालना है मित्रों, तो x + 1 = 0 यदि लेंगे, क्यों लेंगे, तो ये 3x + 6 को अगर इधर हम भाग में ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x + 1 = 0 लेंगे तो x = -1 हो जाएगा। और यदि 3x + 6 = 0 लेंगे, क्योंकि इस बार हम x + 1 को भाग में ले जाएंगे तो x + 1 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्थिति में 3x बराबर, ये प्लस इधर जाके -6 हो जाएगा, x बराबर -6/3, ये कट के आ जाएगा -2। तो x के -2, तो x के 2 मान मिले मित्रों हम लोगों को, एक x बराबर -2 और दूसरा x बराबर -1, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे मूल पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं कि इसके 2 मूल, एक -2 और एक -1 होंगे। ठीक है। तो ये गुणनखंड जिस विधि से मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कैसे हम मूल निकाल सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उस विधि का प्रयोग करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो कक्षा 10 में अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, बताया जाए गुणनखंड विधि से कीजिए, या किसी और विधि को मेंशन ना किया गया हो, तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाने के लिए आपको ये 4 चिन्ह याद करने पड़ेंगे। ठीक है। और हमारा जवाब एक लाइन में आ जाएगा सेकेंड में। ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन में प्लस चिन्ह होगा तो आंसर इसका माइनस में आएगा, मतलब कि मूल इसके ऋणात्मक होंगे दोनों। अगर क्वेश्चन में दोनों माइनस चिन्ह होंगे तो प्लस और माइनस। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले चिन्ह जो है ये बड़ी संख्या, मूल में जो हम बड़ी संख्या निकालेंगे उसके साथ हमको पहले चिन्ह लगाने हैं, और दूसरे चिन्ह हमें छोटी संख्या के साथ लगाने हैं। जैसे हम इसको याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो बड़े होते हैं उनको पहले कुर्सी दी जाती है, तो पहले वाले चिन्ह बड़ों के साथ। ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बीच वाले का खंड हम लोग किए थे गुणनखंड विधि से, तो एक 3 किए थे और एक 6 किए थे, यही। ठीक है। अब देखिए यही खंड हम लोग को लिख लेना है, क्योंकि बीच वाले खंड में 3x और 6x ही किए थे गुणनखंड विधि से करते समय। तो इस समय बस 3x 6x ना लिख के बस 3 और 6 लिख देना है, और इसमें x² के गुणांक से भाग दे देना है दोनों में। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन में अगर प्लस और प्लस होता है तो आंसर होता है माइनस और माइनस, तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसके लिए आपको ये चिन्ह याद रखना होंगे मित्रों। ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, x² -12x -28। तो देखिए इसमें चिन्ह माइनस और माइनस दोनों ऋणात्मक है, अर्थात
माइनस माइनस आया तो इसका आंसर प्लस और माइनस में आएगा, अर्थात मूलों का जो साइन होगा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और ये भी हमें पता है कि पहला चिन्ह बड़ी वाली संख्या के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका खंड देखते हैं। तो ऐसी दो संख्या हमको याद करनी है, इनको जोड़ घटा के 12 और गुणा करके 28 आ जाए तो हमारे दिमाग में पहली बार में 14 और 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 14 और 2 का अगर अंतर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और 28 से गुणा 28 ही होगा। ठीक है, अब इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, अर्थात गुणांक से। तो यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, अगर 1 से हम भाग भी देते हैं तो इसमें कोई अंतर तो होगा नहीं, तो इस स्थिति में हम भाग नहीं देंगे और यही हमारे मूल होंगे। बस इनके साथ अब हमें चिन्ह लगाना है। अगर माइनस माइनस होगा तो बड़ी संख्या के साथ प्लस चिन्ह और छोटी संख्या के साथ माइनस चिन्ह हो गया है। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम, स्पेशली इसका यूज एकेडमिक एग्जाम्स में ही होता है। कक्षा 10 में दिया गया है ऐसे क्वेश्चन जिनमें मेंशन कर दिया जाए कि इसका गुणनखंड या इसके मूलों को श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात करें, तो इस स्थिति में आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान है। वही मैं ले रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर हम लोगों को, मैं इसका गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन दे चुका हूँ, शॉर्टकट भी बता चुका हूँ कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको हम हल करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको द्विघाती सूत्र, इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। पहले हम लोगों की बुक में जब हम लोग पढ़ते थे 10 में, उस समय श्रीधराचार्य के नाम से दिया गया था, लेकिन अब एनसीईआरटी में इसको द्विघाती सूत्र के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला होता है इसके मूलों के लिए। एक मूल प्लस चिन्ह रखने पे आएगा, दूसरा मूल माइनस चिन्ह रखने पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, अर्थात विविध का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया है, डी बराबर b² - 4ac। अब इसमें से b कौन सा है, a कौन सा, देखिए ये पहला a होता है, दूसरा b होता है और तीसरा c होता है, अर्थात x स्क्वायर का कोफिशिएंट a। वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपको ना पता हो तो ठीक से एक बार फिर से देख लें। अब इससे हम लोग b² - 4ac निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 4 a का 3 हो जाएगा मान, और c का 6 हो जाएगा। 81 माइनस 4 3 12 12 72, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, तो 9 प्राप्त हुई। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम पुट कर सकते हैं -b अर्थात -9 प्लस √d अर्थात √9, फिर 2a की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो आ जाएगा -9 प्लस इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 गुणे 3। देखिए 3 में से 9 जाएगा -6 बटा ये 6 कट के हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने प्लस चिन्ह लिया, एक बार इसको मैं माइनस चिन्ह लेके करूंगा तो -9 माइनस √9 इसमें ले रहा हूं, 2 गुणे 3, ये हो जाएगा -9 माइनस 3 बटे 6, ये हो जाएगा -12 बटे 6, ये हो जाएगा -2। तो जैसे कि मैंने गुणनखंड विधि से भी आपको हल करके दिखलाया था, उसमें भी मित्रों यही आंसर आया था, -1 और -2 शॉर्टकट से बताया था, उसमें भी यही आंसर आया था, इसमें भी यही आया है। तो इसका यूज देखते हैं तीसरा मेथड, पूर्ण वर्ग बना के हल करना। कक्षा 10 में इसका उल्लेख किया गया है, कभी मेंशन कर देगा कि पूर्ण वर्ग बना के ही हल किया जाए, तो उस समय आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर को हम अकेले करेंगे। अकेले करने के लिए सभी पद में हम 3 से अगर भाग दे देंगे तो x स्क्वायर अकेले हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 बराबर 0। अब ये 3 गया कहाँ, कैसे मैंने 3 से भाग दे दिया, तो मैंने इधर भी दोनों पक्षों में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो समीकरण पे कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों में समान प्रक्रिया हुई है। तो 0 में भी मैंने 3 से भाग दिया है तो ये 0 ही रह गया, क्योंकि 0 में भाग देने से जिस संख्या से भाग दिया जाए वो भी 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको x स्क्वायर प्लस 3x एक तरफ रख लेंगे और जो अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो यहाँ जो +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा। अब इसमें कोई संख्या ऐसी जोड़ी जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और वही संख्या घटा दिया जाए, क्योंकि उसके समीकरण पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि अगर कोई संख्या हम खुद से जोड़ते हैं समीकरण में तो वही संख्या हमें घटानी भी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए क्या जोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो x का गुणज क्या है, 3 है, इसी का आधा, जो भी x का गुणज होगा उसका आधा करके वर्ग को जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी संख्या को एक बार घटा देंगे।
ध्यान रखिएगा, x का जो गुणज है इसको आधा करके इसका वर्ग इसमें जोड़ेंगे और वही संख्या घटा देंगे ताकि समीकरण पे कोई असर न पड़ सके। अब देखिए इन तीनों को लेके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह पे x है और b की जगह पे 3/2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर -2 इधर है और ये जाके प्लस 3×3 9/2 दूनी 4, ये जाके उधर जुड़ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो मित्रों ये हो जाएगा -8 और प्लस 9/4 मतलब -1/4। इधर है x प्लस 3/2 का स्क्वायर और उधर -1/4, इधर से स्क्वायर हटेगा, सॉरी प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा मित्रों। 9 बड़ी संख्या, 9 से 8 घटा 1/4, तो इधर हम रूट चढ़ा देंगे, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके दो मान होते हैं, प्लस 1/2 और -1/2। एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होगा और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम धनात्मक लेंगे चिन्ह, x प्लस 3/2 बराबर 1/2 धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे तो ये प्लस 3/2 इधर जाके -3/2 हो जाएगा, तो -2/2 अर्थात ये -1 आ जाएगा। और दूसरी बार अगर हम x प्लस 3/2 के साथ -1/2 ले रहे हैं, यहाँ देखिए दोनों चिन्ह, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, एक से पहला मूल आएगा और दूसरे से दूसरा मूल आएगा, तो x बराबर -1/2 उधर जाकर -3/2, x बराबर -4/2 -2 आ जाएगा। तो इस विधि से भी हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। मित्रों इनका क्राइटेरिया क्या है, इनकी लिमिट क्या है, ये भी हमको जानना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात गुणनखंड विधि से उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कौन क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मूलों की प्रवृत्ति d पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो d बड़ा होगा 0 से और पूर्ण वर्ग नहीं होगा, या d छोटा होगा 0 से। इस स्थिति, दोनों स्थितियों में हम रेयरली या बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि की लिमिट ये है कि कुछ क्वेश्चंस में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्विघाती सूत्र का और पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि का हम किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं और इससे हम बहुत जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप क्वेश्चन बनाइए, RS अग्रवाल से बनाइए, SD यादव से बनाइए, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है। कक्षा 10 के मित्र चैप्टर बनाएंगे, अपना द्विघात समीकरण का एक चैप्टर है, तो जो भी समस्या होगी आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।